फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग पाथ। आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीखेंगे, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में कई बार ये होता है कि कोई एक पार्टनर फर्म छोड़कर चला जाता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसका जो सेक्शन 32 है वो ये प्रिस्क्राइब करता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है। तो जो वो सेक्शन है वो ये कहता है कि अ पार्टनर मे रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। यानी कि अगर किसी पार्टनर को फर्म छोड़कर जाना है, रिटायर होना है, तो उसे बाकी के जितने भी पार्टनर्स है फर्म के, उन सबका कंसेंट यानी कि उन सबकी रजामंदी लेनी होगी। अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं करता है कि जो पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहता है उसके जाने देने के लिए, तो उसके लिए फर्म छोड़कर जाना आसान नहीं होता है। इन अकॉर्डेंस विथ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, यानी कि जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है, जिसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसमें कई बार लिखा होता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहता है तो कब जा सकता है, कैसे जा सकता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी। तो अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट बना है तो उस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से भी पार्टनर फर्म छोड़कर जा सकता है। एंड वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर अपनी मर्जी से जब चाहे जा सकता है, तो ऐसी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। तो उस केस में कोई भी पार्टनर जो है जब चाहे बाकी के सभी पार्टनर्स को राइटिंग में नोटिस देकर कि मैं ये फर्म छोड़कर जाना चाहता हूं, तो वो वहां से रिटायर हो सकता है, वहां से फर्म से जा सकता है। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो समझने जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं। पहला ये है कि रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल एज पार्टनर ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टीज फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ पार्टनर्स अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ द रिटायरमेंट। यानी कि अगर कोई पार्टनर जो है फर्म छोड़कर जा रहा है, रिटायर हो रहा है फर्म से, तो जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता न्यूज़पेपर में कि मैं एक्स व्यक्ति किसी XYZ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर था और इस पर्टिकुलर डेट से मैंने वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ दी है, तो इस तरह की नोटिस जब तक वो पार्टनर नहीं देता तब तक चाहे बाकी के पार्टनर्स के लिए वो रिटायर हो चुका है, लेकिन जो थर्ड पार्टीज हैं जो पार्टनरशिप फर्म के साथ बिजनेस कर रही है, उनके लिए ये रिटायरिंग पार्टनर भी जिम्मेदार रहेगा कि उनकी जो लायबिलिटीज हैं वो पे हो जाए। तो इसीलिए कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा होता है तो उसे जल्दी से जल्दी पब्लिक नोटिस दे देनी होती है कि वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ चुका है। सेकेंड पॉइंट है, अ रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लायबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट by an agreement with such third party and the partners of the reconstituted firm। यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, अगर वो चाहता है कि अभी तक की भी जितनी भी लायबिलिटीज है जो थर्ड पार्टीज के साथ हुई है मैं उनसे मुक्त हो जाऊं, तो वो उस थर्ड पार्टी और जो पार्टनरशिप फर्म के बाकी के पार्टनर्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट कर सकता है कि एक एक्स डेट के बाद में जो रिटायरिंग पार्टनर है वो पुरानी किसी भी लायबिलिटी या पार्टनरशिप फर्म की किसी भी एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है या डेथ ऑफ पार्टनर होता है उस पे किस तरह के इश्यूज जो हैं वो अराइज होते हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं वो अराइज होते हैं ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। सेकेंड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और फिफ्थ है सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अब ये सारे के सारे इश्यूज
चाहे पार्टनर रिटायर होके जा रहा है या किसी पार्टनर की अचानक डेथ हो गई है, ये सेम रहते हैं। दोनों ही केस में ये इश्यूज सेम होते हैं। तो अभी हम जब इन इश्यूज के बारे में बात करेंगे तो हम इसी को ध्यान में रखकर बात करेंगे कि पार्टनर रिटायर हो रहा है, और अगर कोई पार्टनर की डेथ हुई है तो भी इन सभी इश्यू को उसी तरह से हैंडल किया जाएगा। यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको अगर आपने मेरा एडमिशन ऑफ पार्टनर का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरह एडमिशन ऑफ पार्टनर पे सिमिलरली 5 तरह के इश्यूज जो है अराइज होते हैं, और इन इश्यूज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और साथ ही मैंने उस वीडियो में यह भी बताया है कि किस तरह से एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो कॉम्प्रिहेंसिव अगर कोई क्वेश्चन होता है तो इन 5 इश्यूज के जरिए कैसे उस क्वेश्चन को आंसर किया जाता है। और अगर आपने ये वीडियो देख रखा है तो आप देखेंगे कि जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का अभी हम बात करने वाले हैं उसमें भी उसी लाइन पे ये जो 5 इश्यूज हैं उनको हम समझेंगे भी, और इसके ऊपर हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो जो पहला इश्यू है ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है फर्म में तो ही सीजेस टू शेयर प्रॉफिट। फ्यूचर में फर्म के जो भी प्रॉफिट होंगे उसमें उस पार्टनर को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और फ्यूचर प्रॉफिट है वो जितने भी बचे हुए पार्टनर्स हैं वही आपस में शेयर करते हैं। तो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शेयर विच रिमेनिंग पार्टनर्स गेट इन एडिशन टू देयर ओल्ड शेयर इज कॉल्ड गेन। आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि एडमिशन होता है जब किसी पार्टनर का, तो नए पार्टनर को जो हिस्सा दिया जाता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयर में से देते हैं। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए वो हो जाता है सेक्रीफाइस। तो यहां पे जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है तो उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो भी बचे हुए पार्टनर्स को मिलेगा। तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके लिए ये एक तरह का गेन हो जाता है, और द रेशियो ऑफ गेन टू द रिमेनिंग पार्टनर्स इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। तो जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर्स है पुराने उनका जो सेक्रीफाइस है उसके रेशियो को सेक्रीफाइस रेशियो कहते हैं, वैसे ही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के वक्त जो बचे हुए पार्टनर्स है उनको जो गेन हो रहा है उसके रेशियो को गेनिंग रेशियो कहते हैं। हम छोटे से एग्जांपल से इस गेन और गेनिंग रेशियो को समझेंगे। सपोज ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 40%, 30%, 30%। सी रिटायर्स फ्रॉम पार्टनरशिप। यहां पे आप देख सकते हैं जो सी का शेयर है फर्म में वो है 30%। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी, ए गेट्स 60% ऑफ द प्रॉफिट एंड बी गेट्स 40% ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि जो ए है उसे पहले 40% प्रॉफिट मिल रहा था, अब 60% मिल रहा है। तो जो ए का गेन है वो हो गया 20%, और जो बी है उसे पहले 30% मिल रहा था, अब 40% मिल रहा है। तो जो बी का गेन है वो हो जाएगा 10%। तो इस तरह से जो सी है उसके रिटायरमेंट की वजह से ए और बी को गेन हो रहा है, और चूंकि ए को 20% और बी को 10% गेन हो रहा है तो इन दोनों के बीच जो गेनिंग रेशियो है वो हो जाएगा 2:1। अब ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हमें 3 एस्पेक्ट्स जो हैं वो हर एक जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके बारे में जानने की जरूरत होती है। पहला है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जिस रेशियो में पहले प्रॉफिट शेयर किया जा रहा था। गेन फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, यानी कि पार्टनर के रिटायर होने के बाद बाकी के बचे हुए पार्टनर्स जो हैं उन सबको हर एक को क्या गेन होने वाला है, और जैसे कि हमने बात की उसके रेशियो को हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। और तीसरी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि रिटायर जो पार्टनर हो रहा है उसके बाद बचे हुए पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर्स करेंगे फ्यूचर में। इफ एनी ऑफ द 2 एस्पेक्ट्स आर नोन, थर्ड एस्पेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे, तो वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं. इन ऑल दीज क्वेश्चंस कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर फॉलोइंग इक्वेशंस नीड टू बी केप्ट इन माइंड. आपको याद होगा हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स जब सीखा था तब हमने दो इक्वेशन समझे थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के. सिमिलर दोनों इक्वेशन यहां पे भी हम देखेंगे. पहला इक्वेशन है न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन. जहां एडमिशन ऑफ पार्टनर था वहां पे हमने देखा था कि ओल्ड शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस सेक्रीफाइस. और दूसरा हमारा जो फॉर्म इक्वेशन है वो है गेन इज इक्वल टू शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर मल्टीप्लाई बाय गेनिंग फ्रैक्शन ऑफ द पार्टनर. सिमिलर जो है इक्वेशन हमने सेक्रीफाइस के कैलकुलेशन में भी देखा था. तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के जो क्वेश्चंस हैं उसमें चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, ये दो इक्वेशन अगर आपने अच्छे से समझ लिए हैं तो इनकी हेल्प से आप किसी भी तरह का क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं. अब दीज इक्वेशंस आर टू बी अप्लाइड फॉर ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स. यानी कि ये दोनों इक्वेशन की मदद से हमें जितने भी बचे हुए पार्टनर हैं उनका जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उनका गेनिंग जो है वो हमें पता लगाना होता है. और जो गेनिंग फ्रैक्शन है जो हमने सेकेंड इक्वेशन में देखा, तो गेनिंग फ्रैक्शन फॉर ईच रिमेनिंग पार्टनर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द गेनिंग रेशियो. तो अगर ए और बी दो पार्टनर है और उनके बीच का गेनिंग रेशियो 3:2 है तो गेनिंग रेशियो ए के लिए 3/5 हो जाएगा और बी के लिए 2/5 हो जाएगा. और अगेन यहां पे भी एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये रूल अप्लाई होगा कि इफ गेनिंग रेशियो इज नॉट गिवन इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स. तो इन दो इक्वेशन की मदद से कैसे अलग अलग टाइप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है, ये मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा. फर्स्ट एग्जांपल है A, B and C were sharing profits in the ratio of 5:3:2. B retired from the firm and the remaining partners distributed the share of B in the ratio of 1:2 for sharing of profits in the future. What is the new profit sharing ratio? तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है, इक्वेशन है, वो हमें पता है, वो है न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन. तो यहाँ पे हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है और हमें अब कैलकुलेट करना होगा गेन हर एक पार्टनर का ताकि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता लगा सकें. जो गेन है उसका इक्वेशन भी हमें पता है, वो है शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर मल्टीप्लाई बाय गेनिंग फ्रैक्शन ऑफ द पार्टनर. तो यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हमें जो शेयर है वो दे रखा है 3:10 और अब हमें गेनिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है. और गेनिंग फ्रैक्शन जैसा कि हम सीख चुके हैं, गेनिंग फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो से और यहाँ पे गेनिंग रेशियो हमें दिया हुआ है 1:2. तो जो दोनों रिमेनिंग पार्टनर है ए और सी उनका गेनिंग रेशियो है 1:2. तो जो ए है उसका गेनिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3 और जो सी है उसका गेनिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3. तो अब ये जानकारी हमारे पास आ गई है तो हम जो दोनों रिमेनिंग पार्टनर है उनका जो है हम गेन कैलकुलेट कर सकते हैं. जो गेन फॉर ए है वो हो जाएगा शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इनटू गेनिंग फ्रैक्शन ऑफ पार्टनर यानी कि गेनिंग फ्रैक्शन ऑफ ए. तो वो हो जाएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/3 यानी कि 1/10. और जो गेन फॉर सी है वो हो जाएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2/3 यानी कि 2/10. तो इससे अब हमारे पास ए और सी का गेन जो है
वो फ्रैक्शन गेन जो है वो आ चुका है। तो अब हम ए और सी का न्यू प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयर है वो हो जाएगा ओल्ड शेयर यानी कि 5/10 और गेन यानी कि 1/10, तो वो हो जाएगा 6/10। और जो सी का न्यू प्रॉफिट शेयर है वो हो जाएगा 2/10 प्लस 2/10 यानी कि 4/10। तो अब ए और सी के बीच में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हो जाएगा 6:4, यानी कि जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा 3:2। इस तरह से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ए, बी एंड सी वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पार्टनर्स का वो हमें दिया हुआ है 3:2:1। तो अब हमें गेन कैलकुलेट करना है और गेन का जो इक्वेशन है वो भी हमें पता है, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर मल्टीप्लाई बाय गेनिंग फ्रैक्शन। जो शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर है वो हमें दिया हुआ है, वो हम देख सकते हैं 1/6 है। और अब हमें गेनिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। गेनिंग फ्रैक्शन के लिए हमें गेनिंग रेशियो चाहिए और यहां पर गेनिंग रेशियो के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी हुई है। तो जैसा कि हमने सीखा था कि इफ गेनिंग रेशियो इज नॉट गिवन इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। तो यहां पे जो पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। तो जो ए और बी है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2। तो इसलिए उनका जो गेनिंग है गेनिंग रेशियो है वो भी हो जाएगा 3:2। तो जो ए का गेनिंग फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 3/5 और बी का गेनिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5। तो अब इससे हम जो है ए और बी का गेन इजीली निकाल सकते हैं और जो गेन ऑफ ए है वो हो जाएगा शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इनटू गेनिंग फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5 यानी कि 3/30। इसी तरह से जो बी का गेन है वो हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 2/5 यानी कि 2/30। तो अब हमारे पास दोनों का गेन आ चुका है। तो अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो जो ए है उसका न्यू शेयर हो जाएगा 3/6 प्लस 3/30 यानी कि 18/30। और जो बी है उसका शेयर हो जाएगा 2/6 प्लस 2/30 यानी कि 12/30। तो जो ए और बी है उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो हो जाएगा 18:12 और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा 3:2। एक और हम इलस्ट्रेशन लेते हैं। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो बिटवीन ए, बी एंड सी वॉज 4:3:2। ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज 5:3। फाइंड द गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी। अब यहां पे हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों दिए हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता है कि जो गेन है वो कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है सिर्फ हमें उसी का यूज करना है, यानी कि न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो जो ए है उसका हम गेन निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला को यूज करके, जो कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो ए का गेन हो जाएगा 5/8 जो कि उसका न्यू शेयर है, माइनस 4/9 जो कि उसका ओल्ड शेयर था। तो ए का गेन आ जाएगा 13/72। सेम वे सी का जो गेन है वो हम निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 3/8 माइनस 2/9 यानी कि 11/72। तो जो ए और सी है उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा 13:11। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूला जो है
यूज करके आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के वक्त किसी भी तरह का जो क्वेश्चन होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना हो या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना हो, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो नेक्स्ट इश्यू है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो एक पार्टनर रिटायर होने के बाद फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसके लिए एंटाइटल हो जाते हैं, लेकिन जो फर्म की प्रेजेंट गुडविल है, जिस सिचुएशन में आज फर्म है, उस गुडविल को बनाने में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी हिस्सा था, उसका भी शेयर था। तो रिटायरिंग पार्टनर को रिटायर होते वक्त उसकी गुडविल में से भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो है, आपको जैसे पता ही होगा, मैंने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए एक अलग वीडियो बना रखा है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि गुडविल का कैलकुलेशन डिफरेंट मेथड से कैसे किया जाता है। और गुडविल का जो कैलकुलेशन है, चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो या एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, कैलकुलेशन करने का तरीका सेम रहता है। हाँ, यहां पे हम बात करेंगे कि जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो यहां पे एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कुछ पॉइंट्स जो हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ये कई बार कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है वो डिफरेंट है और कैलकुलेशन जो है गुडविल का वो सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज है, उसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। As per Ind AS 38, internally generated goodwill shall not be recognized as an asset. It means that the goodwill can be raised in the books of accounts only when the firm has paid cash for acquiring goodwill. यानी कि कोई भी फर्म जो है गुडविल के अकाउंट को अपनी मर्जी से कभी भी कैलकुलेट करके अपनी बैलेंस शीट में नहीं ला सकती। बैलेंस शीट में गुडविल तभी आएगी जब फर्म ने कोई और फर्म या प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस परचेज किया हो और उस बिजनेस को परचेज करते वक्त उसने नेट एसेट से ज्यादा पेमेंट किया हो, यानी कि गुडविल के लिए पेमेंट किया हो, तभी फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल आ सकती है, अदरवाइज गुडविल नहीं आ सकती है फर्म की बैलेंस शीट में। इन एडमिशन ऑफ पार्टनर, द न्यू पार्टनर मे ब्रिंग हिज शेयर इन गुडविल इन कैश। However, in retirement or death of partner, all dues of outgoing partners are credited to his capital account. Payment is made in one go. तो यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, उसमें आपको याद होगा कि दो डिफरेंट सिचुएशन होती है कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल में उसका जो हिस्सा है वो कैश में ला रहा है, या कई बार होता है कि वो कैश में नहीं ला रहा है। जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के वक्त हम गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि इसमें कहीं भी कोई कैश अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में जो शेयर है वो उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और जितना भी फर्म के जो रिजर्व्स है या और दूसरी एसेट्स में जितना भी शेयर है पार्टनर का, वो सारा का सारा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और एक ही बार में जितना भी रिटायरिंग पार्टनर का फर्म से ड्यूज है वो सारा का सारा पे कर दिया जाता है। इसीलिए जब गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम कर रहे हैं तो कभी भी कैश अकाउंट नहीं इन्वॉल्व होगा, ये खास याद रखें। अब रिटायरमेंट के वक्त गुडविल की ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बुक्स में की जाती है वो हम देखते हैं। तो यहां पे हम 5 डिफरेंट सिचुएशन देखेंगे कि जिसमें गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है। पहला, रेजिंग गुडविल अकाउंट इन बुक्स, राइटिंग ऑफ गुडविल अकाउंट आफ्टर रेजिंग इट, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, direct adjustment in capital account of partners and goodwill already existing in the books। यहां पे आपको सिचुएशन 5 दिख रही है, तो
तो आपको ये लग सकता है कि मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए बहुत सारा याद करना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में कौन सी अकाउंटिंग एंट्री होगी। तो यहां आपके लिए मैं काम सिंपल कर देता हूं। जो ये 5 सिचुएशन है उसमें से जो पहली सिचुएशन है वो कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको मिलेगी, कुछ में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सिचुएशन जो है इंड AS 38 के हिसाब से गलत है। लेकिन अगर आपकी टेक्स्ट बुक में वो सिचुएशन है तो आपको वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सिचुएशन है इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि चाहे इनकी जर्नल एंट्री में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो नेट इंपैक्ट है, जो भी जर्नल एंट्री हम ये तीनों सिचुएशन में करते हैं उस जर्नल एंट्री का नेट इंपैक्ट सेम होता है। तो आप तीनों में से कोई भी सिचुएशन में किसी में जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो अल्टीमेटली फर्म के अकाउंट में सेम इंपैक्ट आएगा। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स, तो वो भी उसमें नया कुछ सीखना नहीं होता है। बेसिकली जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे राइट ऑफ करने की एडिशनल एंट्री करनी होती है। बाकी की एंट्रीज जो हैं वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सिचुएशन में से ही कोई सिचुएशन होगी जिसके हिसाब से जर्नल एंट्री करनी होगी। तो अब ये पांचों सिचुएशन में जो जर्नल एंट्री होती है उनके बारे में मैं बात करता हूं। जो पहली सिचुएशन है गुडविल रेज्ड इन बुक्स, उसमें एक जर्नल एंट्री होगी, यानी कि जो गुडविल की वैल्यू है उसे हम बुक्स में लेकर आ रहे हैं। तो उसके लिए जो फर्म है वो गुडविल की वैल्यूएशन करती है। जो हमने मेथड सीखी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, उसके हिसाब से गुडविल की वैल्यू तय की जाती है और उस गुडविल को बुक्स में लाया जाता है इस जर्नल एंट्री से कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अगेन याद दिला दूं, ये जो मेथड है ये इंड AS 38 के अगेंस्ट में है, क्योंकि वो क्लियरली बोलता है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं लाया जा सकता। ये जर्नल एंट्री करने के बाद गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में आ जाएगी। तो ये मेथड जो है जनरली आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। सेकेंड जो मेथड है वो है गुडविल रिटर्न ऑफ आफ्टर रेजिंग, यानी कि गुडविल को बुक्स में ला के फिर राइट ऑफ भी कर देना। तो उसमें 2 जर्नल एंट्री करनी होती है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स में रिटायरिंग पार्टनर भी आ गया। और ये जो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद सेकेंड जर्नल एंट्री की जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी कि यहां पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ये वो पार्टनर्स हैं जो एक पार्टनर के रिटायर होने के बाद जो बच गए हैं फर्म में। और यहां पे रिमेनिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसे हम डेबिट करते हैं इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये 2 जर्नल एंट्री करने से आप देख सकते हैं कि जो गुडविल की अमाउंट है वो एक बार डेबिट हो रही है और एक बार क्रेडिट हो रही है। तो उसका कोई भी बैलेंस बुक्स में नहीं आएगा। जो बुक्स में आएगा वो आएगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका आप अकाउंट देखिए, यहां पे सिर्फ क्रेडिट करते वक्त आ रहा है पहली जर्नल एंट्री में। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका जो अकाउंट पहली जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है वहां कम अमाउंट होगी और जो दूसरी जर्नल एंट्री में डेबिट हो रहा है वहां ज्यादा अमाउंट होगी। तो इफेक्टिवली नेट जो है जो रिमेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट है वो डेबिट हो जाएंगे उनके गेनिंग रेशियो में। तो ये नेट इंपैक्ट होगा इन दोनों जर्नल एंट्री का। जो तीसरी सिचुएशन है वो है गुडविल टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है सिर्फ उतनी ही गुडविल की जो अमाउंट है उसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहां पे भी
जो पिछला ऑप्शन था उसी की तरह दो जर्नल एंट्री होगी। गुडविल अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो पार्टनर रिटायर होने वाला है सिर्फ उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे उसका जो शेयर है गुडविल में उस अमाउंट से। और सेकेंड जर्नल एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बाद जितने भी पार्टनर्स बचे हैं उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और वो हम डेबिट करेंगे गेनिंग रेशियो में। तो यहां पे भी आप देखिए जो नेट इंपैक्ट होगा वो होगा कि जो गुडविल अकाउंट है वो तो क्लोज हो जाएगा और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट, उसका जो गुडविल में शेयर है उससे क्रेडिट हो रहा है और जो बचे हुए पार्टनर है उनके जो अकाउंट है वो डेबिट हो रहे हैं उनके गेनिंग रेशियो में। तो जो नेट इंपैक्ट है इस ऑप्शन में जो हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं और जो पिछले ऑप्शन में हमने जर्नल एंट्री की, दोनों का नेट इंपैक्ट सेम होगा। जो एक और चौथा ऑप्शन है वो है डायरेक्ट एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट, यानी कि पिछले दोनों ऑप्शन में हमने देखा था कि जो गुडविल का अकाउंट है पहले बुक्स में अपीयर हो रहा है और उसके बाद में हम उसे राइट ऑफ कर रहे हैं। अगर फर्म ये चाहती है कि गुडविल का अकाउंट फर्म की बुक्स में आए ही नहीं, तो जो पिछली दोनों मेथड है उनका जो नेट इंपैक्ट है उसी इंपैक्ट की एक जर्नल एंट्री हम यहां पे कर देंगे और वो जर्नल एंट्री हो जाएगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा बाय हिज शेयर इन गुडविल और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएंगे इन द रेशियो ऑफ देयर गेन, कि जो उनको रिटायरिंग पार्टनर के जाने से जो गेन हो रहा है उस रेशियो में। तो अगेन मैं आपको याद दिला दूं जो फाइनल इंपैक्ट है इन तीनों मेथड का वो सेम है, इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं इस बात से कंफ्यूज ना हो कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है उसके बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। जो लास्ट वाला ऑप्शन है गुडविल का वो है कि अगर गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट भी करती है तो क्या होगा। जो कुछ बुक्स हैं उसमें इस सिचुएशन के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो करंट गुडविल के बराबर हो तो क्या करना, करंट गुडविल से कम हो तो क्या करना, या करंट गुडविल की वैल्यू से ज्यादा हो तो क्या करना। यहां पे इस सिचुएशन को हैंडल करने का मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं। अब किसी भी फर्म के बुक्स में गुडविल तभी होती है कि जब उस फर्म ने कभी पास्ट में कोई बिजनेस परचेज किया हो। तो जब ऐसी सिचुएशन आपको दी हुई है कि बुक्स में भी गुडविल की वैल्यू बताई हुई है और गुडविल की कोई करंट वैल्यू भी दी हुई है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो बैलेंस शीट में यानी कि बुक्स में गुडविल की जो वैल्यू दी रखी है उसे राइट ऑफ कर देना है। और कैसे राइट ऑफ करेंगे, जो गुडविल का अकाउंट डेबिट होता है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे और जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर उन सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स को हम डेबिट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस तरह से जो बुक्स में गुडविल है वो सेटल हो जाएगी, राइट ऑफ हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और अब जो जानकारी बचेगी वो बचेगी कि गुडविल की करंट वैल्यू क्या है। तो उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा जो अभी हमने तीनों ऑप्शन देखे कि कैसे गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करना, या जो पार्टनर का शेयर है उस अमाउंट से ही करना, या डायरेक्ट जर्नल एंट्री करना कैपिटल अकाउंट में। इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन से जो करंट वैल्यू ऑफ गुडविल है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देना है। तो ये जो सिचुएशन है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। यहां पे एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इन ऑल द ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इफ any of the remaining partner also sacrifices his share in favor of other remaining partners, he will also get his share in goodwill to the extent of his sacrifice, just like the retiring partner.
यानी कि जब कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो बाकी के जो पार्टनर बचे हैं जनरली हर एक को कुछ ना कुछ फायदा होता है, उन्हें फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कई बार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस तरह से डिसाइड होता है कि एक या दो पार्टनर जो हैं उनको बहुत ज्यादा हिस्सा फ्यूचर में मिल जाता है। उससे यह होता है कि किसी एक पार्टनर को फर्म में रहते हुए भी रिटायरमेंट के पहले के मुकाबले रिटायरमेंट के बाद में कम प्रॉफिट शेयर मिलता है। तो इस सिचुएशन में जो पार्टनर फर्म में रह रहा है और जिसका प्रॉफिट शेयर घट रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसे भी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसी की तरह उसके सेक्रीफाइस के बराबर गुडविल में जो उसका शेयर है वो दिया जाएगा। यहां पे एक पिक्यूलियर चीज भी होती है जो सिर्फ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में होती है, वो है हिडन गुडविल। तो जैसा कि हमने बात की कि आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड द अमाउंट एट द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, यानी कि जितने भी एडजस्टमेंट्स हम करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के वक्त, वो करने के बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वो उसे पे कर दिया जाता है। लेकिन अगर फर्म पेज एडिशनल अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, डिफरेंस इज ट्रीटेड एज हिज शेयर इन गुडविल। तो कई बार यह होता है कि जो फर्म है वो गुडविल की कोई फॉर्मल वैल्यूएशन नहीं करती है, लेकिन आपसी समझ के हिसाब से जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में जितना बैलेंस है उसे उससे ज्यादा पैसा दे दिया जाता है। यानी कि अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 2,60,000 बनता है और फर्म जो है उसे 3 लाख पे करती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि फर्म ने रिटायरिंग पार्टनर को 40,000 पे किए हैं एज हीज शेयर इन द गुडविल ऑफ द बिजनेस। और अगर इस तरह की सिचुएशन है तो एक एडिशनल जर्नल एंट्री पास करनी होती है। जो डायरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हमने देखा था कि जिसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है और रिमेनिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल, उसका जो गुडविल में शेयर है उसकी जो जर्नल एंट्री करते हैं, वही जर्नल एंट्री इस सिचुएशन में भी की जाएगी डिस्पाइट द फैक्ट कि गुडविल का कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, फिर भी ये एंट्री की जाएगी। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट हो जाएंगे गेनिंग रेशियो में। तो इस तरह से कई बार हिडन गुडविल की जानकारी भी दी जाती है जो कि इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उससे पता लगानी होती है। तो ये हमने देखा कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के वक्त गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जो नेक्स्ट इश्यू है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त में एसेट्स ऑफ एंड लायबिलिटी का हम रिवैल्यूएशन करते हैं, वैसे ही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के वक्त भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू इन द बुक्स, और इसीलिए टू डिटरमिन फेयर शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि पार्टनर को कितना शेयर देना है जो एसेट्स है फर्म की उसमें से, इट इज नेसेसरी टू नो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। और ये करने के लिए जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनकी प्रेजेंटली क्या वैल्यू है वो पता की जाती है, जिससे कि फर्म की नेट वैल्यू जो है वो पता की जा सके। और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज डन थ्रू एन इंटरमीडिएरी अकाउंट कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो जर्नल एंट्री है फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसे हम सिर्फ 2 जर्नल एंट्री की हेल्प से समझ सकते हैं कि जैसा कि हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में समझा था। आपको सिर्फ ये 2 जर्नल एंट्री याद रखनी है। जो पहली जर्नल एंट्री है वो है कि अगर किसी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है
या कोई नई एसेट जो है इंट्रोड्यूस हो रही है जो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं थी, या जो लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इन तीनों सिचुएशन में जो कंसर्न एसेट या लायबिलिटी का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर जो वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज हो रही है या वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या कोई नई लायबिलिटी बुक्स में लाई जा रही है जो अभी तक नहीं थी, तो इन तीनों सिचुएशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जो एसेट या लायबिलिटी है कंसर्न जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो इन दो जर्नल एंट्री से ही आप पूरे रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री समझ सकते हैं। और ये करने के बाद जो प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जितने भी पार्टनर हैं इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी अगर फर्म ये चाहे कि जो फर्म की एसेट्स या लायबिलिटीज है उनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए वो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जब मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले तो ऑल जर्नल एंट्रीज एज डन फॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट आर पास्ड। जैसा कि हमने देखा कि रीवैल्यूएशन करते वक्त जो है दो जर्नल एंट्री जो है वो हम पास करते हैं टू रीवैल्यू ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो उससे जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां तक की प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है। और उसके बाद रिवर्स जर्नल एंट्रीज की जाती है टू रेस्टोर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ताकि सारी एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं उनकी वैल्यू वापस वही हो जाए जो बैलेंस शीट में पहले थी, और इनका जितना भी डिफरेंस है वो अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है रिवर्स जर्नल एंट्री की वजह से, ये प्रॉफिट या लॉस सिर्फ जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनको ट्रांसफर किया जाता है, वो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि इफ देयर इज प्रॉफिट ऑन पासिंग जर्नल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, देयर विल बी लॉस ऑन रेस्टोरिंग ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड वाइस वर्सा। और नेट इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी that profit or loss on revaluation of assets and liabilities will be directly reflected in capital accounts of retiring and remaining partners। तो नेट जो इंपैक्ट होगा कि पहले एक बार हमने प्रॉफिट या लॉस जो है सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसके बाद रिवर्स जर्नल एंट्री का जो प्रॉफिट या लॉस है हमने रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो जो नेट इंपैक्ट है वो है कि जो प्रॉफिट या लॉस है वो सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट इश्यू है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो जिस तरह से एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, वैसे ही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के वक्त भी किया जाता है। तो ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो होते हैं वो रिजर्व अकाउंट के नाम से होते हैं, या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है जिसे बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है वो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। दीज बैलेंसेस बिलोंग टू ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर्स। तो इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो रिजर्व अकाउंट है उनको हम डेबिट कर देते हैं और कैपिटल अकाउंट्स जो है पार्टनर के उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो रिजर्व अकाउंट क्लोज हो जाता है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट उनका जो शेयर है उसमें
उससे इंक्रीज हो जाता है। इन केस ऑफ एनी नेगेटिव बैलेंस, यानी कि अगर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस जो होते हैं, तो रिवर्स जर्नल एंट्री होती है। जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाते हैं, और जो ये नेगेटिव बैलेंस या फिक्टिशियस एसेट है उनके अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाते हैं। और अगेन यहां पे भी अगर फर्म ये डिसाइड करती है कि हमें अपने जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स हैं उनके बैलेंस को बैलेंस शीट में चेंज नहीं करना है, तो एक बार फिर जैसे हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखा था कि रिवर्स जर्नल एंट्रीज की जाती है। सभी जो रिजर्व अकाउंट्स है उनका बैलेंसेस फिर से रेस्टोर कर दिया जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर दिया जाएगा उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो लास्ट इश्यू है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, वो है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो जो पार्टनर को फुल पेमेंट रिटायरमेंट पे करना है, वो अमाउंट डिसाइड करने के लिए जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है रिटायरिंग पार्टनर का, उसमें कुछ हम एडजस्टमेंट करते हैं जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वो है क्रेडिट हिज शेयर इन गुडविल, ट्रांसफर प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, और अगर उस पार्टनर का कोई ड्रॉइंग अकाउंट में भी बैलेंस है तो उसे भी क्लोज करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बनता है वो है नेट अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर के ड्यूज हैं जो उसे पे करने हैं, और वो जनरली पे कर दिए जाते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि अगर फर्म के पास उतना पैसा एक साथ कैश में नहीं है तो फर्म जो है रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पार्शियल पेमेंट करती है या कोई पेमेंट नहीं करती है, और सारी की सारी अमाउंट जो है एक ट्रांसफर एंट्री के जरिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हटाकर पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिसमें फिर फ्यूचर में धीरे धीरे उस पार्टनर को पेमेंट कर दिया जाता है। और कई बार अगर पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका अगर पार्टनरशिप फर्म के साथ एग्रीमेंट हुआ है तो जो बैलेंस है उसके लोन अकाउंट में उसके ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के जितने भी इश्यूज हो हैं वो हमने एक एक करके समझ लिए हैं। तो अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के वक्त उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसे हम कैसे आंसर करेंगे। एग्जाम्पल है द बैलेंस शीट ऑफ संजय, प्रकाश एंड चंदू who were sharing profits in the ratio of 5:3:2 is given below as on March 31, 2020। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, उसके अलावा जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है लाइबिलिटी साइड्स में, और जो एसेट साइड है उसमें है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड। तो इस तरह से हमें बैलेंस शीट दी हुई है। अब हमें इंफॉर्मेशन दी है कि प्रकाश रिटायर्स ऑन द अबाउ डेट एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड अपॉन हिज रिटायरमेंट। जो इंफॉर्मेशन है वो है स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 1,72,000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर वैल्यूड एट 80,000, एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 ड्यू फ्रॉम अ डेटर was doubtful and provision for the same was required. Goodwill of the firm was valued at ₹2 lakh. It was decided not to show goodwill in the books of account, यानी कि goodwill को books of account में नहीं दिखाना है finally. Prakash was paid ₹40,000 immediately on retirement and the balance was transferred to his loan account. Sanjay and Chandu will share profits in the future in the ratio of 3:2। तो अब हमें जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का, और बैलेंस शीट बनानी है फर्म की आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो
तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे कि हमने सीखा था कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में 5 इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, तो इन्हीं 5 इशू को हम एक के बाद एक समझेंगे और हर एक इश्यू से जो जर्नल एंट्री जो है अराइज होगी हम उसका इम्पैक्ट देते जाएंगे और उसी से हम फाइनली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में 5 इश्यू इन्वॉल्व होते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब इन एक एक इशू को हम समझेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। जो पहला है कि रिटायरमेंट पे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो रिटायरमेंट पे जो बचे हुए पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है, उन्हें गेन होता है। तो यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, तो हम गेन जो है पार्टनर्स का वो कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें ये पता लग सके कि जो गुडविल है उसे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे हमें पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। हमने अभी इक्वेशन से सीखा था कि न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस गेन, यानी कि गेन इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम संजय का गेन निकाल लेंगे जो होगा 3/5 माइनस 5/10 यानी कि 1/10, और जो चंदू है उसका गेन हो जाएगा 2/5 माइनस 2/10 यानी कि 2/10। तो जो संजय है और चंदू है उसका गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:2। तो अब हम जो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और ब्लैंक बैलेंस शीट बनाएंगे रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की। तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसमें सबसे पहले हम जो तीनों पार्टनर्स हैं उनका जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो हम डाल देंगे। जो संजय का हो जाएगा 7,20,000, प्रकाश का है 4,15,000 और चंदू का है 3,45,000। अब यहाँ पे हमें जो है कैश अकाउंट जो है, कैश इन हैंड का जो हमारे पास अकाउंट है वो अलग से बनाने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन में इस अकाउंट को बना लेना हमेशा अच्छा रहता है ताकि अगर कोई भी कैश की या बैंक की एंट्री हो तो हम इजीली उसका पोस्टिंग करके जो रिवाइज्ड बैलेंस है कैश या बैंक का वो इजीली हम पता लगा सके और उसे रिवाइज्ड बैलेंस शीट में हम रख सके। तो यहाँ पे हम ब्लैंक जो है कैश अकाउंट बना लेंगे और उसमें जो अभी एग्जिस्टिंग बैलेंस है कैश का वो हम डेबिट साइड पे एज ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इश्यू जो है हमारा रिटायरमेंट पे वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे हमें गुडविल की वैल्यू दे रखी है 2 लाख, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है और बैलेंस शीट में कोई गुडविल अपीयर नहीं हो रही है और दूसरी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, सिर्फ इतना बताया है कि गुडविल को जो है बुक्स में नहीं दिखाना है। तो हम जो है अलग अलग ऑप्शन के थ्रू जर्नल एंट्री कर सकते हैं। हम फुल गुडविल रेज करके जो है उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। जो पार्टनर्स का जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है सिर्फ उतनी गुडविल रेज करके फिर उसे हम राइट ऑफ कर सकते हैं, या बिना गुडविल अकाउंट यूज किए डायरेक्टली हम जो पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट में जो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में शेयर है उसकी डायरेक्ट जर्नल एंट्री कर सकते हैं। ये जो तीनों ऑप्शन है उनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं और जैसा कि हमने सीखा था तीनों ऑप्शन का नेट इंपैक्ट जो है एक ही होता है। तो यहां पे हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट का जो ऑप्शन है उससे हम चलेंगे। तो जो प्रकाश का शेयर है पहले तो गुडविल में हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल वैल्यू गुडविल की है 2 लाख, जो प्रकाश का प्रॉफिट में शेयर है वो है 3/10। तो यानी कि गुडविल में जो प्रकाश का शेयर है वो हो जाएगा 60,000
और इस गुडविल को जो है वो शेयर जो देना होगा वो होगा संजय और चंदू को, वो देंगे इसे अपने गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 1:2। तो प्रकाश का जो शेयर है गुडविल में 60,000, वो संजय और चंदू 1:2 के रेशियो में देंगे, यानी संजय देगा 20,000 जो कि 60,000 का 1/3 होता है, और चंदू देगा 40,000 जो कि 60,000 का 2/3 है। और इसकी हम जर्नल एंट्री कर लेंगे, जो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में हम गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं उस तरह से करेंगे। संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, चंदू's कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, प्रकाश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 60,000। तो जो प्रकाश का कैपिटल अकाउंट है उसे हमने 60,000 जो उसका शेयर इन गुडविल है वो दे दिया, तो उसके जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम क्रेडिट में जाकर जो है इसकी पोस्टिंग करेंगे। हम लिख देंगे संजय कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड लिखेंगे चंदू's कैपिटल अकाउंट 40,000। और जो संजय कैपिटल अकाउंट है उसमें डेबिट साइड में हम लिखेंगे 20,000 प्रकाश's कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली जो चंदू का कैपिटल अकाउंट है उसमें भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे 40,000 प्रकाश's कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हमने जो गुडविल अगर हम पूरा रेस करके फिर राइट ऑफ करते पूरी 2 लाख का, तो उसका भी नेट इंपैक्ट जो होता वो यही होता। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड एस्पेक्ट है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। यहां पे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कुछ एसेट्स जो है उनकी वैल्यू में चेंज हुआ है, और उस पे जो प्रॉफिट या लॉस होने वाला है वो जानने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्लैंक बना लेते हैं और उसमें फिर चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में जो है उसका हम जो जर्नल एंट्री है उसकी पोस्टिंग करेंगे। तो जो पहली इंफॉर्मेशन है वो है स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1,72,000। जो अभी बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू है वो है 1,85,000, यानी कि यहां पे जो एसेट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। लॉस है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट में, तो हमने देखा था कि जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसकी जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो यहां पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो लॉस है वो है 1,85,000 माइनस 1,72,000, यानी कि 13,000 का लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में हम दिखाएंगे 13,000, और जो स्टॉक है उसकी वैल्यू अब घट के हो गई है 1,72,000। तो जो हमारी रिवाइज्ड बैलेंस शीट है उसमें हम जाकर स्टॉक की वैल्यू लिख देंगे 1,72,000। सेकेंड इंफॉर्मेशन दी है फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर वैल्यूड एट ₹80,000। तो अभी जो बैलेंस शीट में वैल्यू है वो है 77,000। तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन पे। तो उसकी जर्नल एंट्री हमने देखी थी कि जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और उस एसेट अकाउंट को यानी कि फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो जो इंक्रीज इन वैल्यू है वो है 3,000 रुपीज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में हम दिखा देंगे 3,000 रुपीज फर्नीचर एंड फिटिंग्स, और फर्नीचर एंड फिटिंग्स की जो वैल्यू है अब वो चेंज होके हो गई है 80,000। तो जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट है हमारी उसमें हम फर्नीचर एंड फिटिंग्स की रिवाइज्ड वैल्यू डाल देंगे 80,000। जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 हैज बिकम डाउटफुल एंड वी नीड टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो यहां पे एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो हमने देखा था कि जब नई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो उसकी जर्नल एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, यानी यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के
डेबिट में जाएंगे, वहां पे हम लिखेंगे 10,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो यहां पे अब हमारी एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो ये लायबिलिटी हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में भी बताएंगे, लेकिन चूंकि जो लायबिलिटी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, उसका जो प्रोविजन है हम डेटर में से माइनस करते हैं। तो जो डेटर का बैलेंस है उसमें से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का 10,000 माइनस करके जो नेट अमाउंट है वो अब हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो इस तरह से हमने जो एसेट्स है उनका रिवैल्यूएशन कर दिया है, जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल 23,000 है और क्रेडिट साइड का 3,000 है, यानी कि 20,000 का लॉस हुआ है ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये जो लॉस है हम तीनों पार्टनर, यानी कि इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि है 5:3:2। तो जो 20,000 का लॉस है उसमें संजय का शेयर होगा 10,000, प्रकाश का 6,000 और चंदू का 4,000। तो ये अमाउंट जब हम उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं और लॉस है, तो हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके डेबिट साइड में जाएंगे और डेबिट साइड में हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जो तीनों पार्टनर का शेयर है लॉस में, संजय का 10,000, प्रकाश का 6,000 और चंदू का 4,000, वो उनके कॉलम जो है, रिस्पेक्टिव कॉलम है, उसमें हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। जो नेक्स्ट इश्यू है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यहां पे हमें सिर्फ एक आइटम दी हुई है रिजर्व्स की, वो है जनरल रिजर्व 1,80,000। तो इस अमाउंट को सभी पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो संजय है उसका शेयर है 5/10, तो जनरल रिजर्व में उसका शेयर होगा 90,000। प्रकाश जो है उसका शेयर है 3/10, तो उसे जनरल रिजर्व में शेयर मिलेगा 54,000। और चंदू का जो शेयर है प्रॉफिट में वो है 2/10, तो उसे जनरल रिजर्व में शेयर मिलेगा 36,000। तो इसकी जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हम जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके क्लोज कर देंगे, तो वो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और क्रेडिट हम करेंगे तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। तो इसकी जब हम पोस्टिंग करेंगे तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, वहां पे क्रेडिट साइड में हम दिखा देंगे जनरल रिजर्व। जो संजय का कॉलम है उसमें लिखेंगे 90,000, प्रकाश के कॉलम में लिखेंगे 54,000 और चंदू के कॉलम में लिखेंगे 36,000। तो इस तरह से हमने जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब जो लास्ट आइटम रह जाती है या लास्ट इशू रह जाता है वो है पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो अब हमें जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी कि प्रकाश, उसको पेमेंट करना है और उसको पेमेंट करने के लिए हमें उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पता करना पड़ेगा। तो अब हम जब प्रकाश का कैपिटल अकाउंट है उसको बैलेंस करेंगे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों को देखते हुए, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो प्रकाश का कैपिटल अकाउंट है उसमें 5,23,000 का बैलेंस है। तो फर्म को, प्रकाश को 5,23,000 देने हैं। आउट ऑफ दिस जो हमें जानकारी दी है उसमें लिखा है कि 40,000 फर्म ने प्रकाश को इमीडिएटली पे कर दिए। तो इस इंफॉर्मेशन, इस ट्रांजैक्शन की हम जर्नल एंट्री करेंगे जिसमें प्रकाश का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी भी हम पोस्टिंग करेंगे। प्रकाश का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे कैश अकाउंट 40,000 और यहां पे जो कैश की एंट्री है उसकी पोस्टिंग हम कैश अकाउंट में जाकर करेंगे। उसके क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे प्रकाश कैपिटल अकाउंट 40,000। तो अब हम जो है
प्रकाश को बैलेंस पेमेंट जो है वो अभी नहीं कर रहे हैं, तो जितना भी बैलेंस बच रहा है यानी कि 4,83,000 वो हम ट्रांसफर करेंगे प्रकाश के लोन अकाउंट में। तो उसकी जर्नल एंट्री हो जाती है कि प्रकाश's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रकाश's लोन अकाउंट। तो जो प्रकाश का कैपिटल अकाउंट है जब उसमें हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो उसके डेबिट साइड में हम 4,83,000 लिखेंगे प्रकाश's लोन अकाउंट, तो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और जो प्रकाश's लोन अकाउंट है, जो नई लायबिलिटी बनी है, उसे हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी दिखाएंगे प्रकाश's लोन अकाउंट 4,83,000। तो अब हमने जो पांचों इश्यूज हैं उनको उनका ट्रीटमेंट कर लिया है। उससे जितनी भी जर्नल एंट्री बनी थी उन सब का हमने पोस्टिंग रिस्पेक्टिव जगह पे कर लिया है। तो अब हमें रिवाइज बैलेंस शीट जो बनानी है, कंप्लीट करनी है, उसके लिए हम संजय का कैपिटल अकाउंट और चंदू का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। इनका हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो संजय का अकाउंट है उसका बैलेंस आ रहा है 7,80,000 और जो चंदू है उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 3,37,000। तो ये जो दोनों बैलेंस है हम जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट है उसमें दिखा देंगे। अब हम जो है कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे। जो कैश अकाउंट है उसका हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा था 1,21,000 और प्रकाश को 40,000 का पेमेंट किया था। तो कैश अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हो जाएगा 81,000। तो इस बैलेंस को भी हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में शो कर देंगे। और जो बाकी की एसेट्स हैं और जो एक लायबिलिटी जो ओल्ड बैलेंस शीट में दी हुई थी, जिनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, उन्हें हम एज इट इज रिवाइज्ड बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे, जो कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है। तो इस तरह से ये सारी लायबिलिटीज भी जब हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में बता देंगे तो हमारी रिवाइज्ड बैलेंस शीट अब कंप्लीट हो गई है। हम देख सकते हैं कि दोनों साइड का टोटल जो है सेम है 4,30,600। तो इस तरह जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है और उससे रिलेटेड कंपोजिट क्वेश्चन जब आता है तो उसे उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम जो पांचों इश्यूज इन्वॉल्व हैं उन्हें एक एक करके हम डील करते हैं और हर एक इश्यू में से जो जर्नल एंट्री निकल के आ रही है हम उसका इम्पैक्ट जो है रिस्पेक्टिव अकाउंट में देते जाते हैं, रिवाइज्ड बैलेंस शीट हम बनाते जाते हैं। तो इस प्रोसेस से जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं, लर्निंग पाथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज है या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और लर्निंग पाथ के दूसरे वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।